नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी जो पीडी पाठक द्वारा रचित एक साइकोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। कंपटीशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन साइकोलॉजी से पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन इसी बुक पर आधारित हैं। आज हम इसका चैप्टर नंबर 17 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखने वाले हैं बालक का सामाजिक विकास, कि किस प्रकार जो बालक होता है उसका सामाजिक विकास होता है। शैशवावस्था में उसका सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, बाल्यावस्था में उसका सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, और फिर किशोरावस्था में उसका सामाजिक विकास किस प्रकार का होता है। फिर हम सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को भी देखेंगे कि कौन से कारक हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं बालक का सामाजिक विकास। सबसे पहले हम इसकी भूमिका देख लेते हैं कि जो शिशु है वो जन्म के समय एक सामाजिक प्राणी नहीं होता। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि शिशु जन्म के समय एक सामाजिक प्राणी है या नहीं है, या कुछ कह नहीं सकते, तो वो सामाजिक प्राणी नहीं होता। जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता जाता है वैसे वैसे ही उसका सामाजिक विकास भी होता है। अपने परिवार के सदस्यों, अपने समूह के साथियों और अपने समाज की संस्थाओं, परंपराओं एवं स्वयं की रुचियों और इच्छाओं से प्रभावित होकर ही वह अपने सामाजिक व्यवहार का निर्माण करता है और अपना सामाजिक विकास वो शुरू करता है। सामाजिक व्यवहार में स्थिरता न होकर परिवर्तनशीलता पाई जाती है। अतः समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है कि सामाजिक विकास सदा एक जैसा नहीं होता है। सामाजिक विकास एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता है। इस प्रकार समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो निरंतर मतलब सतत चलती रहती है। सारे व टेलफोर्ड के शब्दों में समाजीकरण क्या है, सामाजिक विकास क्या है, कि समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से ही शुरू हो जाती है और वो आजीवन मतलब जीवन भर वो चलती रहती है। तो ये इनके शब्दों में ये परिभाषा दी गई है। अब हम देखते हैं शैशवावस्था में सामाजिक विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। क्रो एंड क्रो के शब्दों में जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही वो असामाजिक प्राणी होता है। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शिशु जन्म के समय कैसा होता है। तो न तो वो सामाजिक होता है और न ही वो असामाजिक होता है, पर वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता। दूसरे व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उसकी स्थिति में बदलाव होना और फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है, कि दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आने के बाद ही बच्चे का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। हेरलॉग महोदय ने इस विकास क्रम का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया है। सबसे पहला बिंदु है, पहले माह में शिशु जो है वो साधारण आवाज़ें और मनुष्य की आवाज़ में अंतर करना नहीं जानता, और जैसे ही वो दूसरे 2 महीने का हो जाता है मतलब दूसरे माह में प्रवेश करता है तो वह मनुष्य की आवाज़ को पहचानने लगता है और वह दूसरे व्यक्तियों को अपने पास देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर वह बच्चा जैसे ही तीसरे माह में पहुंचता है तो तीसरे माह में उसकी सामाजिक स्थिति क्या होती है कि वो
कि वो अपनी माँ को पहचानने लगता है, जिसने उसको जन्म दिया है वो उसको पहचानने लगता है। और यदि वह उसके पास से चली जाती है तो वह रोने लगता है। जैसे ही बच्चा चौथे माह में प्रवेश करता है तो वह आने वाले व्यक्ति को देखता है, जो व्यक्ति उसके पास जाता है उसको देखता है, और जब कोई उसके साथ खेलता है तो वह बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। फिर जैसे ही बच्चा 5वें महीने में प्रवेश करता है तो वो क्रोध और प्रेम के व्यवहार में अंतर करना समझ लेता है कि कैसा व्यक्ति उसके समक्ष कैसा व्यवहार करता है, कि वो क्रोध में है या फिर वो प्रेम में है। तो ऐसी स्थिति वो बच्चा पहचान लेता है। जैसे ही छठे माह में वह बच्चा पहुंचता है तो परिचित व्यक्तियों को पहचानने और अपरिचित व्यक्तियों से वो डरने लगता है। फिर जैसे ही वो 8वें महीने में पहुंचता है तो वो बोले जाने वाले शब्दों और हाव भावों का अनुकरण करने लगता है। जो भी उसके सामने कोई शब्द बोलता है तो वो उसकी नकल करने लगता है, वैसे ही शब्द वो बोलना शुरू कर देता है। 1 वर्ष की आयु में वह मना किए जाने वाले काम को नहीं करता। जैसे वो 1 वर्ष का होता है उसको ऐसे बोल दिया जाता है कि ये काम नहीं करना है तो वो बच्चा उस काम को नहीं करता। जैसे ही 2 वर्ष की आयु में वह पहुंचता है तो वयस्कों के साथ कोई न कोई कार्य वो करने लगता है। जिस प्रकार बड़े काम करते हैं तो वो बच्चा भी उनके साथ हाथ बटाने लग जाता है। इस प्रकार वह परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। तो जो बच्चा है वो परिवार का सक्रिय सदस्य कब बन जाएगा? 2 वर्ष में। तीसरे वर्ष में उसकी सामाजिक स्थिति क्या होती है? वह दूसरे बालकों के साथ खेलने लगता है और इस प्रकार उनसे सामाजिक संबंध स्थापित करता है। और 3 वर्ष की आयु तक उसका सामाजिक व्यवहार जो है वो आत्म केंद्रित रहता है। आत्म मतलब स्वयं पर केंद्रित रहता है। पर यदि इस आयु में वह किसी नर्सरी स्कूल में प्रवेश करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और वह नए सामाजिक संबंध स्थापित करता है। कि जैसे ही बच्चे को नर्सरी स्कूल में डलवा देते हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। 5वें वर्ष में जैसे ही बच्चा पहुंचता है तो शिशु के सामाजिक व्यवहार के संबंध में हरलोक महोदय ने लिखा है कि किस प्रकार उसमें परिवर्तन आता है। शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन से अनुकूलन करना, उनसे लेन देन करना और अपने खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझेदार बनाना सीख जाता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार अपने को बनाने का वो प्रयत्न करता है। तो ये तो हो गया उसका शेषावस्था में सामाजिक विकास। अब हम सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था में सामाजिक विकास देखने वाले हैं। हरलोक महोदय ने बाल्यावस्था में बालक के सामाजिक विकास का निम्नलिखित चित्र अंकित किया है। पहला बिंदु है, जैसे ही बालक 6 वर्ष की आयु में होता है तो बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक नए वातावरण से अनुकूलन करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना और नए मित्र बनाना सीख जाता है। अनुकूलन करने के उपरांत मतलब बाद में बालक के व्यवहार में उन्नति और परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। फलस्वरूप उसमें स्वतंत्रता, सहायता और उत्तरदायित्व जैसे गुणों का विकास होने लगता है। विद्यालय में बालक किसी न किसी टोली का सदस्य बन जाता है। यह टोली उसके वस्त्रों के रूपों, खेल के प्रकारों और उचित अनुचित के आदर्शों को निर्धारित करती है। इस प्रकार बालक के सामाजिक विकास को एक नई दिशा प्राप्त हो जाती है। अगला बिंदु है, टोली बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। इन गुणों पर प्रकाश डालते हुए हरलोक महोदय ने लिखा है कि टोली जो है वो बालक में आत्मनियंत्रण, साहस,
न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना जैसे गुणों का विकास करती है। टोली क्या होती है? गैंग, मतलब अपना समूह है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या बताया गया है कि जो बाल्यावस्था है उसमें बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है, पर उसका परिहास मतलब मजाक करने की प्रवृत्ति का दमन वो बालक नहीं कर पाता। वो सामने तो शिक्षक का सम्मान करता है और पीठ पीछे शिक्षक का मजाक उड़ाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार ही बाल्यावस्था में बालकों को अपने प्रिय कार्य मतलब हॉबीज उनमें अधिक रुचि हो जाती है, पर बालकों और बालिकाओं में इन कार्यों में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि बालकों को जीवनियाँ पढ़ने और बालिकाओं को वाद्य यंत्र बजाने में रुचि उत्पन्न होती है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। एलिस क्रो के अनुसार बालक में नई बातों की खोज करने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। वह अपनी टोली, पड़ोस, विद्यालय और अन्य स्थानों के व्यक्तियों के संबंध में नई बातों की खोज करता है और अपने साथियों को उन्हें बताने में गर्व तथा आनंद अनुभव करने लगता है। फिर हम आगे देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार ही कि 6 से लेकर 10 वर्ष तक बालक अपने वांछनीय या फिर अवांछनीय व्यवहार में निरंतर प्रगति करता रहता है। वह बहुधा उन्हीं कार्यों को करता है जिनके किए जाने का कोई उचित कारण नहीं जान पड़ता। तो वो ऐसे कार्य करता है जो उचित नहीं होते हैं। फिर आता है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है? क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश कर लेता है तब उसके प्रति दूसरों के प्रति उसके कुछ दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभव में वरन उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन करने लगते हैं। इस परिवर्तन के कारण उसमें सामाजिक विकास का जो स्वरूप है वो अग्रलिखित होता है। पहला बिंदु है बालकों और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। अतः वे अपनी सर्वोत्तम वेशभूषा बनाव श्रृंगार और सज धज में अपने को दूसरे के समक्ष उपस्थित करते हैं। अगला बिंदु है बालक और बालिकाएं दोनों अपने अपने समूहों का निर्माण करते हैं। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन, जैसे कि पर्यटन, पिकनिक, नृत्य, संगीत आदि। मनोरंजन उनका मुख्य लक्ष्य हो जाता है। कुछ बालक और बालिकाएं किसी समूह के सदस्य नहीं बनते हैं। वे उनसे अलग रहकर अपने या विभिन्न लिंग के व्यक्ति से घनिष्ठता स्थापित कर लेते हैं और उसी के साथ वो अपना जीवन बिताते हैं। बालकों में अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्ति किशोरावस्था में ही देखने को मिलती है। वे उसके द्वारा स्वीकृति, वेशभूषा, आचार विचार, व्यवहार आदि को अपना आदर्श बनाते हैं। अगला बिंदु है समूह की सदस्यता के कारण उनमें नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। साथ ही उनकी आदतों, रुचियों और जीवन दर्शन का भी निर्माण होता है। अगला बिंदु है इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं का अपने माता पिता से किसी न किसी बात पर संघर्ष या मतभेद हो जाता है। यदि माता पिता उनकी स्वतंत्रता का दमन करके उनके जीवन को अपने आदेशों के सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं या उनके सामने नैतिक आदर्श प्रस्तुत करके उनके अनुकरण किए जाने पर
बल देते हैं तो नए खून में विद्रोह की भावना जो है वो चित्कार कर उठती है। अगला बिंदु है किशोर बालक अपने भावी व्यवसाय का चुनाव करने के लिए सदैव चिंतित रहता है। किशोरावस्था में ही वो अपना व्यवसाय चुनने के बारे में चिंता करने लगता है कि उसे आगे जाकर क्या करना है। इस कार्य में उसकी सफलता या असफलता उसके सामाजिक विकास को निश्चित रूप से ही प्रभावित करती है। अगला बिंदु है किशोर बालक और बालिकाएं सदैव किसी न किसी चिंता या समस्या में उलझे रहते हैं। तो ये जो किशोरावस्था है ये समस्या के उलझन की अवस्था मानी जाती है। जैसे धन, प्रेम, विवाह है, कक्षा में प्रगति, पारिवारिक जीवन आदि ही क्या है समस्याएं हैं। ये समस्याएं उनके सामाजिक विकास की गति को बहुत तेज कर देती हैं या फिर मंद कर देती हैं। उचित या फिर अनुचित दिशा में किसी और भी उसको अग्रसर कर देती हैं। अब है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। स्किनर व हेरीमैन के शब्दों में वातावरण और संगठित सामाजिक साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दिशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वंशानुक्रम। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बालक के सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का कुछ सीमा तक प्रभाव अवश्य पड़ता है। इनकी पुष्टि में क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि शिशु की पहली मुस्कान या उसका कोई विशिष्ट व्यवहार जो है वो वंशानुक्रम से उत्पन्न होने वाला हो सकता है। दूसरा कारक है शारीरिक व मानसिक विकास। स्वस्थ और अधिक विकसित मस्तिष्क वाले बालक का सामाजिक विकास अस्वस्थ और कम विकसित मस्तिष्क वाले बालक की अपेक्षा ज़्यादा होता है। सोरेनसन महोदय ने इसके बारे में ठीक लिखा है कि जिस प्रकार उत्तम शरीर और मानसिक विकास साधारण सामाजिक परिपक्वता में योग देता है, उसी प्रकार कम शारीरिक और मानसिक विकास बालक की सामाजिकता की गति को धीमा मतलब मंद कर देता है। अगला कारक है संवेगात्मक विकास। बालक के सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार उसका संवेगात्मक विकास भी माना जाता है। क्रोध व ईर्ष्या करने वाला बालक जो है वो दूसरे की घृणा का पात्र बन जाता है। उसके विपरीत प्रेम और विनोद से परिपूर्ण जो बालक होता है वो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसी स्थिति में दोनों बालकों के सामाजिक विकास में अंतर होना बहुत ही स्वाभाविक बात है। वस्तुतः जैसा क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते रहते हैं। अगला कारक है परिवार। परिवार ही वो स्थान है जहाँ सबसे पहले बालक का सामाजिकरण होता है। परिवार के बड़े लोगों का जैसा आचरण और व्यवहार होता है, बालक भी वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। एलिस क्रो के शब्दों में बालक को ये विश्वास होता है कि यदि वह बड़े लोगों की भांति व्यवहार नहीं करेगा तो वह किसी न किसी प्रकार के उपहास का लक्ष्य बनेगा। आगे है पालन पोषण की विधि। माता पिता द्वारा बालक के पालन पोषण की विधि उसके सामाजिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि समानता के आधार पर पाली जाने वाली बालक कहीं अपनी हीनता का अनुभव नहीं करता और बहुत लाड़ प्यार में पाला जाने वाला बालक दूसरे बालकों से दूर रहना पसंद करता है। अतः दोनों का सामाजिक विकास दो विभिन्न दिशाओं में होता है। अगला कारक है आर्थिक स्थिति। माता पिता की आर्थिक स्थिति का बालक के सामाजिक विकास पर उचित या फिर अनुचित प्रभाव पड़ता है। ये हम उदाहरण के रूप में देखें कि धनी माता पिता के बालक अच्छे पड़ोस में रहते हैं, अच्छे व्यक्तियों से मिलते जुलते हैं और अच्छे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं।
स्वाभाविकतया ऐसे बालकों का सामाजिक विकास उन बालकों से कहीं ज़्यादा होता है जिन्हें निर्धन माता पिता के संतान होने के कारण इस प्रकार की किसी भी सुविधा के कभी भी दर्शन नहीं होते हैं। अगला कारक है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था बालक के सामाजिक विकास को एक निश्चित रूप और दिशा प्रदान करती है। समाज के कार्य, आदर्श और प्रतिमान जो हैं वो बालक के दृष्टिकोणों का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि ग्राम और नगर, जनतंत्र और अधिनायक तंत्र, इनमें बालक का सामाजिक विकास विभिन्न प्रकार से होता है। अगला कारक है विद्यालय। बालक के सामाजिक विकास के दृष्टिकोणों से परिवार के बाद विद्यालय का सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है। यदि विद्यालय का वातावरण जनतंत्रीय है तो बालक का सामाजिक विकास अविराम गति से मतलब बिना रुके उत्तम रूप से वो ग्रहण करता चला जाता है। इसके विपरीत यदि विद्यालय का वातावरण एक तंत्रीय है तो सिद्धांतों के अनुसार दंड और दमन पर आधारित है तो बालक का सामाजिक विकास जो है वो कुंठित हो जाता है। फिर अगला जो कारक है सामाजिक विकास का वो है शिक्षक। बालक के सामाजिक विकास पर शिक्षक का मतलब अध्यापक का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक शांत और सहयोगी है तो उसके छात्र भी उसी के समान व्यवहार करते हैं। इसका उल्टा यदि शिक्षक अशिष्ट, क्रोधी और असहयोगी है तो विद्यार्थी भी उसी के समान बन जाते हैं। योग्य शिक्षकों का संपर्क बालक के सामाजिक विकास पर निश्चित रूप से प्रभाव डालता है। इसके संबंध में स्ट्रैंग महोदय ने लिखा है कि वास्तविक सामाजिक ग्रहणशीलता और योग्यता वाले शिक्षकों से दैनिक संपर्क बालक के सामाजिक विकास में अतिशय योग देता है। अगला कारक है खेल कूद। बालक के सामाजिक विकास में खेल कूद का भी प्रमुख स्थान माना जाता है। खेल द्वारा ही वह अपनी सामाजिक प्रवृत्तियों और सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। खेल के द्वारा ही उसमें उन सामाजिक गुणों का विकास होता है जिसकी उसको आजीवन आवश्यकता रहती है। अतः खेल के अभाव में बालक का सामाजिक विकास पीछे रह जाना स्वाभाविक माना जाता है। स्किनर व हैरीमैन के शब्दों में खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल माना जाता है। वहाँ उसे प्रदान किए जाने वाले सामाजिक और यांत्रिक उपकरण उसके सामाजिक विकास को निश्चित करने में सहायता देते हैं। अगला कारक है समूह या टोली। समूह या टोली के सदस्य के रूप में बालक इतना व्यवहार कुशल हो जाता है कि समाज में प्रवेश करने के बाद उसे किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता। हरलोक महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि समूह के प्रभावों के कारण बालक सामाजिक व्यवहार का ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करता है जैसा प्रौढ़ समाज द्वारा निर्धारित की गई दशाओं में उतनी सफलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर है अन्य कारक। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारकों में संस्कृति, कंप जीवन, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ये भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। फिर हम निष्कर्ष के रूप में देखें कि हमने यहाँ विभिन्न अवस्थाओं में बालक के सामाजिक विकास और उसको प्रभावित करने वाले तत्व या कारकों के बारे में चर्चा की है। इस संदर्भ में यह बता देना आवश्यक है कि सामाजिक विकास न तो केवल इन्हीं तत्वों पर निर्भर रहता है और न इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। इसके विपरीत इसका बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास अर्थात उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास से घनिष्ठ संबंध है। उसके शरीर की रचना, उसके स्वास्थ्य की दशा, उसके मस्तिष्क की तत्परता की सीमा और उसके संवेगों का स्वरूप उसके सामाजिक विकास को वांछनीय या फिर अवांछनीय
बनाता है। इसलिए गेट्स व अन्य का कथन है कि सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति के व्यवहार का विकास उसके व्यक्तित्व के विकास के रूप में होता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहीं समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने रिश्तेदार दोस्तों से इसको शेयर करें और अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।